हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गल्फ वॉर के विषय में या खाड़ी युद्ध के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम गल्फ वॉर के विषय में बात करते हैं तो इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि जो कुवैत का इलाका रहा था वह ब्रिटेन के अधीन रहा था, तथा इस पे जो है इराक भी अपना दावा रखता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि ऑटोमन साम्राज्य के समय जो बसरा का क्षेत्र था उस पर इराक का अधिकार रहा था, जिसमें कि कुवैत का क्षेत्र आता था। और यहीं से हम कह सकते हैं कि इस युद्ध की जो शुरुआत है यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे यदि हम खाड़ी युद्ध के विषय में बात करते हैं तो 2 अगस्त 1990 को इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत बनाने के उद्देश्य से कुवैत पर हमला कर दिया था। अगर हम खाड़ी युद्ध की बात करें तो खाड़ी युद्ध इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2 अगस्त 1990 से प्रारंभ हुआ और तथा यह युद्ध 28 फरवरी 1991 तक लड़ा गया था। इतिहास के पन्नों में हम इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहकर संबोधित करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इराक कुवैत के क्षेत्रों पर या उसके जो भूभाग रहे थे उस पर अपना लगातार दावा करता रहा था कि यह भूभाग 1961 में से ही उसके पास रहा था या उसके अधीन रहा था। इराक के शासक इराकी जनता को यह विश्वास दिला रहे थे कि कुवैत वास्तव में इराक का ही एक अंग है। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद कुवैत का इराक के साथ एकीकरण कर दिया और उसे इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया था। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के पीछे इराक की आर्थिक कठिनाइयां भी जिम्मेदार रही थीं। ईरान इराक युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था काफी दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कोई भी युद्ध जो विश्व में लड़ा जाता है उसकी पृष्ठभूमि में हमेशा जो है वो अर्थव्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहता है, और यही हमें देखने को इस गल्फ युद्ध के समय में भी या गल्फ वॉर के समय देखने को मिलता है, क्योंकि ईरान और इराक के लगातार संघर्ष के कारण या युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। इस युद्ध के कारण इराक 45% अवमूल्यन और लिए गए कर्ज के बढ़ते दबाव से भारी दबाव में आ चुका था। यही कारण है कि इराक ने कुवैत को पर उस पर अपना अधिकार कायम करना चाहा, क्योंकि कुवैत विश्व का सबसे धनी देशों में से एक माना जाता था। सद्दाम हुसैन के कुवैत पर आक्रमण और उसके अधिग्रहण के बाद अगर हम वैश्विक परिदृश्य में इसे देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कुवैत के अधिग्रहण के साथ ही साथ इराक ओपेक देशों में सऊदी अरब के बाद तेल का दूसरा सबसे बड़ा और इसके पश्चात विश्व में चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश के रूप में स्थान पा लिया था। कुवैत के अधिग्रहण के साथ ही साथ इराक का कुवैत के प्रति 15 से 20 मिलियन डॉलर का ऋण अपने आप समाप्त हो गया था। कुवैत पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण हम यह भी कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन स्वयं भी रहा था। सद्दाम हुसैन हमेशा से यह चाहता था कि अरब देशों का नेतृत्व वह स्वयं करे। इराक जानता था कि अरब देशों के नेतृत्व से इराक की वैश्विक परिदृश्य में प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाएगी। अगर हम कुवैत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कुवैत जून 1961 में ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। उस समय जनरल कासिम इराक के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने कुवैत के आजाद होने के कुछ ही दिनों के बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि कुवैत ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत बसरा प्रांत का एक भाग रहा है, और अब वर्तमान में चूंकि बसरा इराक में शामिल है इसलिए कुवैत स्वतः ही इराक का एक हिस्सा बन जाता है। किंतु कुवैत जो अभी तुरंत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ था उसके द्वारा इराक के इस दावे को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया था। कुवैत ने यह स्पष्ट किया था कि कभी भी उसका देश
तुर्की सत्ता में शामिल नहीं रहा है और न ही उसके अधीन रहा है। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए कुवैत ने कहा कि 1756 से कुवैत अल सबा वंश के शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासित देश रहा है। इराक के इस दावे को देखते हुए कुवैत ने उसी समय ब्रिटेन से सैनिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की थी। कुवैत के इस अनुरोध के आलोक में ब्रिटेन के द्वारा कार्यवाही की गई, लेकिन 12 अगस्त 1961 को अरब लीग राष्ट्रों ने ब्रिटिश सेना के स्थान पर अरब लीग एक सेना को कुवैत में नियुक्त कर दिया गया था। इसे कुवैत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इराक के द्वारा अरब लीग की सेना का विरोध किया गया तथा फिर से इराक ने कुवैत पर अपना अधिकार के दावे को दोहराया था। एक घटनाक्रम में 3 फरवरी 1961 को जनरल कासिम का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नए शासक ने कुवैत की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसी घटनाक्रम में हम 1975 की एक घटना को रख सकते हैं जब इराक के द्वारा यह कहा गया कि कुवैत उसे बुवियान द्वीप का आधा हिस्सा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दे तथा बारबा द्वीप का नियंत्रण इराक को दे दिया जाए। इसके साथ ही उसने स्पष्ट किया कि अगर कुवैत ऐसा करेगा तो इराक कुवैत को हमेशा के लिए मान्यता प्रदान कर देगा। इराक के इस असाधारण और नापाक मांग को कुवैत की नेशनल असेंबली में ठुकरा दिया गया। हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना होगा कि 1980 में इराक और ईरान के बीच चली 8 साल लंबी लड़ाई का खामियाजा कुवैत को खाड़ी युद्ध के परिणाम के रूप में झेलना पड़ा था, क्योंकि ईरान के साथ इराक युद्ध में कुवैत के द्वारा इराक को युद्ध के लिए फंडिंग की गई थी और युद्ध के उपरांत इराक चाहता था कि कुवैत उसके लिए दिए गए ऋण को माफ कर दे। और यही कारण है कि जब कुवैत ने ऋण माफ करने से इनकार कर दिया तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। वैश्विक परिदृश्य में इराक द्वारा कुवैत पर अनाधिकृत रूप से आक्रमण कर कब्जा किए जाने से बड़े स्तर पर कई देशों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो अमेरिका है वो सर्व प्रमुख इसमें रहा था। 2 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने और उसने अपने अधीन करने के कार्य की तीव्र भर्त्सना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 6 अगस्त 1990 को इराक द्वारा अनाधिकृत रूप से कुवैत पर किए गए आक्रमण और अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप कई प्रतिबंध इराक पर लगा दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 7 अगस्त 1990 को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया था। 16 से 17 जनवरी 1991 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रारंभ किया गया था। 24 फरवरी 1991 को इराक के विरुद्ध जमीनी हमला प्रारंभ किया गया। 27 फरवरी 1991 को बगदाद रेडियो से यह घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन को इराक स्वीकार करेगा और इस प्रकार 27 फरवरी 1991 को कुवैत को एक बार फिर से आजादी मिल गई थी। प्रथम खाड़ी युद्ध को अमेरिका ने टीवी पर लाइव दिखाया था, इसलिए इसे वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के द्वारा इस युद्ध में उच्च तकनीकी, हम कह सकते हैं जितने भी उस समय थे फैसिलिटीज, उसका प्रयोग किया गया था बड़े ही स्तर पे, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इराक के विरुद्ध अभियान में जो सेना गई थी उसमें 75% सैनिक अमेरिका के रहे थे और इस युद्ध में पूरा निर्देश और नियंत्रण अमेरिका ही दे रहा था। इस युद्ध की विशेषता यह रही थी कि जमीनी युद्ध से पहले लगभग 40 दिन तक इराक पर भीषण बमबारी की गई थी। 28 फरवरी 1991 को अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध में 2 लाख इराकी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में कुवैत को गुलामी से आज़ादी तो दिला दी थी, परंतु साथ ही साथ इराक को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कुवैत सरकार के द्वारा 100 अरब डॉलर के निर्माण के ठेके अमेरिकी तथा पश्चिमी देशों को दे दिए गए थे, जिसमें से 71% अमेरिका को मिला। ऐसा अनुमान है कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक इराकी सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। अगर हम भारत के संदर्भ में खाड़ी युद्ध को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत सरकार कुवैत में रह रहे भारतीयों के लिए काफी चिंतित थी और यही कारण था कि उस समय जो आईके गुजराल रहे थे उन्हें कुवैत भी भेजा गया था और साथ ही साथ भारतीयों को कुवैत से निकालने के लिए प्रयास जो है वह प्रारंभ किया गया था। इस युद्ध में कुवैत में रह रहे 1,70,000 भारतीयों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। भारत के एयर इंडिया ने 13 अगस्त को कुवैत में रेस्क्यू मिशन प्रारंभ किया, जो 11 अक्टूबर 1990 को समाप्त हुआ था और एयर इंडिया के इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है तथा इस ऑपरेशन को एयरलिफ्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय में जो रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इंद्र कुमार गुजराल तथा उस समय के जो बिजनेसमैन रहे थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हमें एयरलिफ्ट में देखने को मिलता है। जो बिजनेसमैन का योगदान एयरलिफ्ट में रहा था उनका नाम मैथ्यूनी मैथ्यूज है, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका एयरलिफ्ट में निभाई थी। नहीं तो उस समय जितने भी भारतीय फंसे थे कुवैत में उनकी स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती। अब यहाँ पे यदि हम आगे चर्चा करते हैं गल्फ वॉर के विषय में, तो ये कहा जा सकता है कि ये मॉडर्न एज का युद्ध रहा था, जिसमें कि इस युद्ध को होना नहीं चाहिए था। यूएनओ के होने के बावजूद यह युद्ध हुआ, परंतु हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये युद्ध के पश्चात विश्व की जो राजनीति रही थी उस समय वो बिल्कुल बदल गई थी। अगर यहाँ पे हम गल्फ वॉर के विषय में ये कहें कि ये टेक्नोलॉजी की भी युद्ध रही थी तो ये गलत नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा की है। गल्फ वॉर एक्चुअली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो तेल के कुएं थे या जो ऑयल फील्ड्स थे उनको लेकर के भी संघर्ष रहा था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है यहाँ बेसिकली अमेरिका की रही हो या जो है उस समय का इराक, ईरान या कुवैत के क्षेत्र का रहा हो, वो बिल्कुल उसी पर निर्भर करता था। और जैसा कि मैंने पहले कहा आप लोगों से कि कोई भी युद्ध जब होता है तो उसके पीछे आर्थिक या हम कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है और यही युद्ध के होने का कारण भी बनता है। इसी प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल रहा था एकदम ट्रू सेंस में कि जो गल्फ वॉर है उस समय में हुआ था। यदि हम 1990 की बात करें तो जो 1990 का युग था उसके पश्चात ही हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक लिबरेशन या लिबरलाइजेशन की भी हम बात करते हैं और उसके ठीक पहले इस युद्ध का होना यह दर्शाता है कि पूरे विश्व में उस समय जो आर्थिक मनोदशा रही थी या जो अर्थव्यवस्था रही थी सभी देशों के लिए वो कितनी प्रमुख हो गई थी। गल्फ वॉर का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि हम जो ऑपरेशन रहा था उस समय में ये बहुत ही घातक रहा था यदि हम इराक के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि उसे लगातार इसमें जो बमबारी हुई थी उससे उसे काफी हानि भी पहुंचाई गई थी। यहाँ पे जो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड है गल्फ वॉर में जो इसे अपनाया गया था या जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, दोनों ही में हम देखते हैं कि लगातार जो ऑपरेशन हुए थे इसमें इराक को बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया था। परंतु यहाँ पे जो गल्फ वॉर है इसके पश्चात में अमेरिका किस प्रकार से कार्य करता है और अमेरिका का जो हस्तक्षेप है वो अन्य देशों में भी बढ़ता चला गया था, ये यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो उस समय में जितने भी हम कह सकते हैं कि जो मध्य में जो मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो गया था। गल्फ वॉर यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व के राजनीति के लिए या विश्व के जो पॉलिटिक्स है या जो संबंध है आपसी देशों के उसको आगे चल करके निर्धारित करने का कार्य भी किया था।
इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो गल्फ वॉर के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।